हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। मींस जब भी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन सा होता है और उसका कोफिशिएंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस लॉजिक को समझने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ मेरे पास 5 टर्म है, A1, A2, A3, A4, A5। टोटल 5 टर्म्स हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर ओड है। तो यहां पर यदि हम लोग मिडिल टर्म फाइंड आउट करें तो मिडिल टर्म का मतलब होता है ए टर्म विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। तो यहां से हम लोग चेक करें तो A3 जो मेरे पास टर्म्स आ रही है, ये जो टर्म है ये स्टार्टिंग से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब A3 जो टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, वो क्या होगी, मेरे पास मिडिल टर्म होगी यदि मेरे पास इस टाइप से नंबर्स हैं। यदि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है लाइक दिस A4, A5, A6, ऐसे टोटल मेरे पास 6 टर्म मिल रही हैं। अब यहां पर मेरे को मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए A3 को हम लोग मिड टर्म कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो टर्म है ये स्टार्टिंग से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। A4 को भी हम लोग मिडिल टर्म कंसिडर नहीं कर सकते। तो हम लोग करेंगे क्या इस केस में, ये जो दोनों टर्म्स है इन दोनों को हम लोग मिड टर्म की कैटेगरी में हम लोग इसको रखेंगे। यानी जब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास इवन है उस केस में मेरे पास कितने मिडिल टर्म मिलेंगे, 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। तो इस कंसेप्ट को मैं बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई कर रहा हूं। तो x प्लस वाई रेज टू पावर n बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसका यदि हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो टर्म कैसी मिलेगी मेरे को, nc0 x रेज टू पावर n प्लस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ncn y रेज टू पावर n। और बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी है जो इंडेक्स है, जो पावर है, उससे एक ज्यादा मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स मिलते हैं। यदि n की वैल्यू 3 है तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 4 होंगे। तो यहां पर देखिए 2 केस बनेंगे। इफ n इज इवन, यदि n की वैल्यू मेरे पास इवन है तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ओड होंगे। और जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होते हैं तो मेरे पास एक ही मिडिल टर्म आती है। तो ये मिडिल टर्म कौन सी है, थर्ड मिडिल टर्म है। तो इस केस में देखो हम लोग एक मिड टर्म होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर जो मिड टर्म होगी वो कौन सी होगी, n/2 प्लस 1th टर्म। ये कौन सी टर्म होती है, मिड टर्म, और मिडिल टर्म हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, n/2 प्लस 1th टर्म। यानी यदि मेरे पास n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएंगे तो उस केस में मिड टर्म कौन सी आएगी, n की वैल्यू 4 होगी तो 4/2 2 प्लस 1 यानी थर्ड टर्म। तो यहां से हम लोग देखें तो ये थर्ड टर्म है, वो क्या होगी इस केस में, मिड टर्म। तो जब n इवन है तो उस केस में मेरे पास मिड टर्म ही आएगी। अब इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा और ये टर्म कौन सी होगी, तो जनरल टर्म का हम लोगों के पास में फॉर्मूला है। जनरल टर्म क्या होती है, tr+1 ncr x रेज टू पावर r n माइनस r इंटू y रेज टू पावर r। तो यहां पर देखिए n/2 प्लस 1th टर्म, यानी r की जगह हम लोगों को क्या पुट करना है, n/2। तो यहां पर मिड टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, मिड टर्म इक्वल्स टू nc, r की वैल्यू n/2, nc n/2 x रेज टू पावर n माइनस n/2 मींस n/2 इंटू y रेज टू पावर n/2। तो यहां पर जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, उसकी वैल्यू होगी nc n/2। और इस एक्सपेंशन में जो मिड टर्म आता है उस मिड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा मैक्सिमम होता है। तो यहां पर एक ही मिड टर्म आएगा। सेकंड केस क्या बनता है मेरे पास, इफ n इज ओड, यदि ये पावर इंडेक्स मेरे पास ओड है तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास इवन होंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो उस केस में मेरे पास 2 मिड टर्म आएंगे। और उन मिड टर्म की वैल्यू कौन सी होगी, कौन कौन से होंगे मेरे पास मिड टर्म्स, एक होगा मेरे पास n+1/2 टर्म, एंड इसमें एक ऐड कर देंगे, तो एक ऐड करेंगे तो n+1/2 + 1 यानी n+3/2 टर्म।
ये दोनों टर्म्स क्या होंगी मेरे पास, मिड टर्म्स होंगे, और इनके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे वो क्या होंगे मेरे पास, सेम रहेंगे और मैक्सिमम रहेगी उनकी वैल्यू। तो एक बार चेक करते हैं इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे हम लोग चेक करेंगे। देखिए इसके लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, एनसी, आर की वैल्यू क्या होगा, n+1/2 - 1, ठीक है, क्योंकि r+1 टर्म क्या होती है मेरे पास, जनरल टर्म है, तो r के लिए क्या होता है मेरे पास, r+1 के लिए एनसीआर आता है, तो n+1/2 के लिए क्या होगा, n+1/2 - 1, और ये यहां पर x और y वेरिएबल, हम लोग अभी केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, nc, यहां पर वैल्यू एलसीएम लेंगे n-1/2, ठीक है, तो ये n+1/2 टर्म के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गया। यहां n+3/2 के लिए क्या होगा, nc n+3/2 - 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, nc n+1/2। यदि हम लोग चेक करें तो ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, सेम रहेगी, और इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, nc n-r, इट मींस nc n-1/2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, nc n- दिस मींस n-1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो nc 2n - n+1/2, तो फाइनली क्या मिलेगा, nc n+1/2। इसका मतलब ये दोनों जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जब n की वैल्यू इवन होगी तो एक ही मिड टर्म होगा, और कौन सा होगा वो, n/2 + 1th टर्म, और यदि n की वैल्यू ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे, और इवन के केस में मेरे पास दो मिड टर्म होती हैं, और कौन कौन सी होगी वो, n+1/2। देखो इसको याद रखना आसान है, n ओड है तो n में 2 का डिवाइड तो होगा नहीं, तो एक ऐड करके हम लोग उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, तो यानी फर्स्ट n+1/2 टर्म होगी, और सेकंड जो मिड टर्म होगी वो क्या होगी, इसमें +1 ऐड कर देंगे, n+3/2 टर्म, और इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होंगे, nCr, और r+1 यदि हम लोग जनरल टर्म ले रहे हैं तो यहां पर जो कोफिशिएंट है वो क्या रहा, nCr, तो n+1/2 के लिए क्या आएगा, nc n+1/2 - 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो nc n-1/2 आएगा। इसी तरीके से इस टर्म के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, nc n+1/2, और ये दोनों के दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट यदि हम लोग यहां चेक करें तो दोनों के दोनों कोफिशिएंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी जब दो मिड टर्म आएंगे तो उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट मेरे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मिड टर्म के केस में हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, जो मिड टर्म के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। इवन के केस में मेरे पास सिंगल मिड टर्म आएगा, और ओड यदि पावर है तो उस केस में मेरे पास दो मिड टर्म रहेंगे, उन दोनों मिड टर्म की जो बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी, और ओवरऑल क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। एक एग्जांपल से हम लोग चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग मिड टर्म फाइंड करते हैं। देखिए एक एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है, 10, तो जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 आएगी। 11 का मतलब ये ओड नंबर है, तो उस केस में एक ही मिड टर्म एग्जिस्ट करेगी, और मिड टर्म की वैल्यू क्या होती है इस केस में, n/2 + 1th टर्म, n की वैल्यू 10 है, देन 10/2 + 1, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास, 5 + 1 6, यानी इसके एक्सपेंशन में जो 6 टर्म होगी वो कौन सी होगी, मिडिल टर्म होगी, और 6 टर्म हम लोग जनरल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, tr+1 = NCr x⁻n - r × y⁻r। तो 6 टर्म के लिए हम लोगों को r की वैल्यू 5 कंसीडर करनी है, तो t6 किसके इक्वल होगा, n, इंडेक्स दे रखा है तो 10c5, r की वैल्यू 5 होगी, x फर्स्ट टर्म क्या है, x² 10 - 5, और सेकंड y, सेकंड मेरे पास टर्म है 1/x⁵5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10c5 x⁻10 अपॉन x⁻5, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो गया, 10c5 x⁻5। तो इस तरीके से हम लोग मिड टर्म पता कर सकते हैं कौन सा मिड टर्म होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आया है 10c5, तो इस एक्सपेंशन में इस बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब मेरे पास दो मिड टर्म आते हैं तो उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट डबल होंगे, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी।
देखिए यहाँ पर हम लोग एक केस के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके अंदर मिडिल टर्म्स डबल आएगी। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स क्या है 7, पावर क्या है 7, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगे जो कि क्या है इवन नंबर है। यदि इवन नंबर में मेरे पास टर्म्स आ रहे हैं तो उस केस में मेरे पास 2 मिड टर्म होगी। तो यहाँ पर मिड टर्म्स कौन सी होंगी, मिडिल टर्म्स कौन सी होती है यहाँ पर n+1 अपॉन टूथ टर्म एंड n प्लस इसमें एक ऐड करेंगे n+3 अपॉन टूथ टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 7 है, देन 7+1 8 अपॉन 2, एक तो हो गई मेरे पास फोर्थ टर्म और सेकंड क्या होगी मेरे पास फिफ्थ टर्म। ये दोनों की दोनों टर्म है, ये मिडिल टर्म होंगी। तो हम लोग मिडिल टर्म कंसीडर करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, tr+1 इक्वल्स टू NCR x⁻n-r इंटू y⁻r। फोर्थ टर्म हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, t4, r की वैल्यू यहां पर 3 पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू 7 है, देन 7c3 x⁻n-r मीन 7 - 3, y है यहां पर 2 अपॉन x² r मीन्स 3। तो यहां पर ये मेरे पास फोर्थ टर्म होगी। तो फोर्थ टर्म कैलकुलेट करें 7c3 एंड इसकी वैल्यू क्या होगी x⁴ और यहां से x⁻6 एंड 2⁻3 8। तो फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 6 - 4x²। तो इसकी वैल्यू होगी 7c3 इंटू 8 अपॉन x²। तो यहां पर इसको इस तरीके से मैं लिख रहा हूं ताकि मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकूं। यहां पर अब फिफ्थ टर्म क्या होगी t5, r की वैल्यू क्या पुट करनी है 4, तो ये 7c4 x⁻7 - 4 इंटू 2 अपॉन x²⁴। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा 7c4 और इसकी वैल्यू क्या होगी 4 2 8 -3 x⁵ इंटू 2⁴ मीन्स 16 अपॉन x⁻, ये कितना हो जाएगा 8 - 3 5। तो मेरे पास ये फिफ्थ टर्म आएगी। तो यहां पर देखिए जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है 7c3 एंड 7c4, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, क्योंकि हम लोगों को पता है प्रॉपर्टी होती है NCR इक्वल्स टू NCn-r, यानी 7c4 यदि कैलकुलेट करें तो 7c4 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 7c 7 - 4 3। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम रहती है। तो जब भी हम लोगों के पास में 2 मिड टर्म आएंगी उस केस में इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होंगे सेम रहेंगे और इनकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो मैक्सिमम हो, क्योंकि यहां पर ये 8 और यहां पर है 16। तो ये वाला जो टर्म है इसका ओवरऑल कोफिशिएंट देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट मेरे पास ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो मेरे पास सेम आएंगे। तो जब भी हम लोगों को पूछे कि मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट वाली टर्म पता करनी है तो हमें क्या करना है मिडिल टर्म पता करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।